हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के जो है कक्षा 11th की इतिहास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समय की शुरुआत से। ये इतिहास का चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी जो है हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 11 हिस्ट्री जो है फ्रॉम द बिगेनिंग ऑफ द टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमारे समक्ष जो आगे आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आरंभिक मनुष्य अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे। यानी आदि मानव के जो काल था उसमें भोजन प्राप्त करने की क्या पद्धति थी, किस प्रकार वो भोजन अपना जो है प्राप्त करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है समय की शुरुआत के चैप्टर के अंतर्गत, और ये एग्जामिनर का बहुत काफ़ी फेवरेट रहा है। क्वेश्चन जैसे मर्जी घुमा के आ जाए, आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि आदि मानव कैसे भोजन प्राप्त करते थे, उनके क्या तरीके थे, क्या टेक्निक थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम व्यू से। इसमें देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगा। आरंभिक मनुष्य अपना भोजन अनेक तरीक़ों से प्राप्त करता था। कुछ तरीक़ों को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहला मेथड यही था उनको भोजन जो है प्राप्त करने का, संग्रह करके। संग्रह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है। कहते हैं आरंभिक मानव अपने खाद्य पदार्थ के लिए पूर्णतः प्राकृतिक पर निर्भर थी, क्योंकि उस समय कोई भी बनावटी चीज़ उनके समक्ष नहीं था। इसलिए पूरे के पूरे जो है नेचुरल सोर्स पे वो जो है निर्भर थी। वो एक चरवाहा खानाबदोश थी, यानी जहाँ उनको भोजन मिलता था वहाँ पर वो माइग्रेशन कर जाते थे, चले जाते थे। खानाबदोश का मतलब होता है कि जो समय समय पर अपने स्थानों को चेंज करते रहें, और इस प्रकार जो है वो अपने भोजन प्राप्त किए करते थे। यानी देखा जाए तो आदि मानव जो लोग थे चरवाहा किस्म के थे, खानाबदोश थे, जो घूमता ही रहता था, कभी एक जगह वो स्थिर नहीं रहते थे। शुरुआत में वो भोजन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति थे, क्योंकि वो घूम घूम के जो है भोजन इकट्ठा करते थे, और वो किसी प्रकार के समय शिकार करने के लिए सक्षम नहीं थे। उन्होंने पेड़ पौधे से खाने का सामान इकट्ठा किया करते थे। जो पेड़ पौधों से नेचुरली उनको मिल जाता था उसी पे वो निर्भर हुआ करते थे। इनका देखा जाए तो मुख्य खाद्य पदार्थ जो थे बीज थे, अखरोट थे, फल थे, जो प्राकृतिक में मिलते थे। इन्हीं से अपना जीवन का जो है वो यापन करते थे और खानाबदोश के जीवन जो है व्यक्त किया करते थे। इन सभी खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता था और ये कई कई सालों तक रखा जा सकता था, इसलिए इन चीज़ों को वो काफ़ी प्रायोरिटी दिया करते थे। साक्ष्य का बेशक अभाव है, लेकिन भोजन संग्रहालय में प्रमुख भूमिका महिलाओं और बच्चों ने निभाई। देखा जाए तो भोजन को इकट्ठा करने में उस समय भी महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। बेशक हमारे समक्ष इसका अभी साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन ये सच बात थी कि महिलाएं जो थी खाद्य पदार्थ को संग्रह करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया करती थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्कैवेंजिंग, यानी इसका अर्थ ये होता है कि हम दूसरे मरे हुए जीव जंतु पे आश्रित रहते हैं। यानी देखा ही होगा कि आज के समय में स्कैवेंजिंग जो यूज़ होता है, सड़े गले पदार्थों पर जो है जीव रह के अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस समय भी जो अर्ली मैन थे, यानी आदि मानव थे, उनका भी जीवन कुछ इसी तरह से निर्धारित थी। आरंभिक मनुष्य अपना भोजन भी जो है सड़े गले पदार्थों के माध्यम से प्राप्त करती थी। ठीक है, अगर स्कैवेंजिंग का मतलब देखा जाए तो मैला ढोने के समान होते थे, यानी जो मरे गले चीज़ हुआ करते थे, दूसरे के शिकार हुआ करते थे, उस पर निर्भर होते थे। ये वे उन जानवरों के शवों से भोजन प्राप्त करते थे जो स्वाभाविक रूप से मर गए थे।
यानी जो भी कोई जीव जंतु मर जाते थे उनको वो उनके मांसों को जो है अपना भोजन यापन करने के लिए यूज़ करते थे, या अन्य जानवरों के द्वारा मारे गए जीवों पर वो आश्रित होते थे। इसका उपयोग छोटे पक्षियों का मांस, अंडे और कई प्रकार के कीड़ों को खाने के लिए किया जाता था। तो जर्नल सी बात है, वो शिकार करने में इतना अधिक सक्षम नहीं थे, फिर जाके उनके अंदर शिकार की भावना पैदा हुआ। इसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिकार। देखिए, कहते हैं स्क्वेजिंग के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात थी तो वो शिकारी बन गए, और शिकारी बनना काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए साबित हुआ, क्योंकि अब जो है सड़े गले जीव जंतु या छोटे जीवो जंतु को खा के वो अपना जीवन यापन करने के स्थान पे वो बड़े बड़े शिकारों को जो है मारने लग गए, जो उनके जीवन के जो है रूल रेगुलेशन को ही चेंज कर दिया। कहते शिकारी जब बने वो, तो शिकार के माध्यम से भोजन प्राप्त करना भी भोजन प्राप्त करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक था। शिकार करना मुख्य रूप से पुरुषों का ही क्षेत्र था, यानी देखा जाए तो उस समय शिकार करने की जो पद्धति थी वो सिर्फ पुरुषों में ही निहित थी। स्त्रियां शिकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि शिकार करने के लिए बहुत शक्तियों की आवश्यकता होती थी जो कि पुरुष में थे। और जर्नल सी बात, जो पशु का वो शिकार करते थे वो जंगली होते थे और बहुत ही खतरनाक होते थे, इसलिए महिलाओं को जो है शिकार करने की उस समय इजाज़त नहीं थी। पुरुष ही जो है मेन रूप से शिकार करने के लिए अग्रसर होते थे। अब वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार व्यक्तिगत रूप से करते थे, लेकिन बड़े जानवरों के शिकार के मामलों में वो समूह प्रयास ही सफलता की कुंजी थी। यानी छोटे छोटे शिकार तो वो स्वयं ही कर लेते थे, व्यक्तिगत कर लेते थे, लेकिन जब बड़ा शिकार उनको मिलता था तो वो समूह में रणनीति के अनुसार और एक जो है प्लान के अंतर्गत कार्य करते थे। वो जंगली जानवरों जैसे जंगली घोड़े, जंगली भैंस, गेंडा, भालू आदि का शिकार बहुत ही सरलता के साथ करते थे, और वो उनका मुख्य भोजन भी हुआ करता था। वो जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए भालों और पत्थरों से बने औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, जो उनका मुख्य औजार के रूप में आज भी जो है संग्रहित है। बड़े जानवरों को जो है सुनियोजित शिकार कत्लेआम के सबसे पुराने साक्ष्य हमें दक्षिण जो इंग्लैंड के बक्सगरोवा और जर्मनी के से सोनिगेन से मिलते हैं। यानी देखा जाए तो जानवरों के जो सुनियोजित शिकार करने का जो तरीका थे वो इंग्लैंड और हमें जर्मनी के जो है खोजकर्ताओं के अंतर्गत प्राप्त होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शिकार करने की पद्धति थी। लगभग देखा जाए तो 35,000 वर्ष पूर्व योजनाबद्ध शिकार के कुछ प्रमाण हमें यूरोपीय स्थलों से जरूर मिली है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय। कहते हैं नियोजित शिकार का ऐसा ही एक स्थल चेक गणराज्य में जोलिनी वेस्टोनिस में मिले हैं। यानी देखा जाए तो 25,000 वर्ष पूर्व में योजनाबंदी शिकार का हमें प्रमाण यूरोपियों के कुछ स्थानों पर मिले हैं, जो कि उनके शिकार करने की जो है तरीकाओं को बदल के रख दिया। और देखा जाए तो आगे कहते हैं यह स्थल एक नदी के निकट स्थित था। यानी जो स्थल हमें मिली है यूरोपीय क्षेत्र में वो एक नदी के निकट स्थित था, जहाँ बहुत से जानवर पानी पीने आते थे। देखिए, शिकार करने का सबसे अच्छा वैकल्पिक स्रोत जो होता है कोई नदी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर जो थे पानी पीने जरूर आते हैं, और आदि मानव लोग भी इस बात को भली भांति समझते थे, जानते थे कि वहाँ पर जानवर पानी पीने जरूर आएंगे। और पतझड़ और बसंत प्रवास के दौरान घोड़े और बारहसिंगे पानी पीने और नदी पार करने के लिए यहाँ आते ही थी, और उस समय के फिरात में ये सदैव जो अलर्ट रहते थे। फिर उनका बड़े पैमानों पर शिकार किया गया, और शुरुआती मनुष्य द्वारा जो उनके आंदोलन के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ऐसे मौके का वो सदैव ही इंतज़ार करते थे, जब ये जानवर सब माइग्रेशन करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो उस स्थान का, उस रास्ते का वो प्रयोग करते थे। तो इसीलिए आदि मानव के लिए वो समय काल कहते हैं बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी शिकार करने के लिए। तो शिकार होने के नाते वो हर तरह के जो है रूल रेगुलेशन अपनाते थे,
जिससे वो अपना जीवन जो है यापन चला सके। तो ये शिकार करने की बहुत महत्वपूर्ण पद्धति थी। और यहाँ तक कि वो मछली पकड़ना भी भली भांति उस समय जानते थे। और इसके लिए वो आरंभिक मनुष्य अपना भोजन मछली पकड़ने से भी प्राप्त करते थे और वह अपने हाथों से नदियों और तालाबों में मछलियाँ पकड़ा करते थे। यानी वो हाथों का उपयोग करते थे, कोई उनके पास औजार नहीं होता था मछली पकड़ने के लिए, तो हाथों का वो बेखूबी मछली पकड़ने के लिए जो है किया करते थे। बाद में मछली पकड़ने के लिए कांटों और भालाओं का प्रयोग होने लगा, जो उनके जीवन को और भी बदल के रख दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर आदि मानव जो थे समय समय के साथ अपने जीवन में तब्दीलियाँ लाया करते थे और पुराने चीज़ों को छोड़ के नए चीज़ों को अपनाने की कोशिश किया करते थे। तो ये उनके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे क्वेश्चन दोस्तों और भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर ये वीडियो समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ में आया, आपको मन से अगर समझ में सच्ची आया है, तो जर्नल सी बात है आपको भी तिरपान स्टडी सेंटर के लिए कुछ कार्य करना है और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जर्नल सी बात है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए सभी वीडियो उपलब्ध है और ये सारे वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उसका वीडियो कब बनेगा, कब मिलेगा, इसका प्रावधान समय के अनुसार होती है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे वीडियो चैनल को, तो जर्नल सी बात है उन वीडियो आपको शायद प्राप्त न हो पाए, क्योंकि आपको ज्ञात ही नहीं रहेगा कब तिरपान स्टडी सेंटर किस क्लास की वीडियो डाल रहा है और कब जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अच्छा है कि नोटिफिकेशन आप चेक करते रहिए, तभी जो है पढ़ने का मज़ा भी है। कहते हैं आप स्कूल के नोटिफिकेशन तो चेक करते रहते हो, लेकिन वीडियो का भी नोटिफिकेशन चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ से आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना ही सही बुद्धिमानी है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।